हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ ऐश्वर्या। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट। ये रिवोल्ट जो है ये हमारी कंट्री के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट था जिससे कंट्री का जो पूरा रुख है वो चेंज हो गया। कहते हैं कि यही वो रिवोल्ट है जिसके बाद और जिसके समय हमारी कंट्री का जो मैप है वो मोर और लेस ड्रॉ किया गया। इसी के बाद क्वीन जो थी, क्वीन विक्टोरिया, वो हमारी कंट्री की डी फैक्टो एम्परेस बन जाती हैं। इसी के बाद हमारी कंट्री में जो हमारे अपने लीडर थे, जो मुगल काल था, वो कम्प्लीटली समाप्त हो जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और इस इवेंट के पीछे क्या सोशियो कारण रहा हो, सोशियो रिलीजियस कारण रहा हो, इकोनॉमिक कारण रहा हो, पॉलिटिकल रीज़न क्या रहा हो, और इसके पीछे पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम रही हो, ये सारे एंगल्स को आज हम पढ़ेंगे। और इससे ये स्टार्ट होता है, इसको हम ऐसे समझेंगे, ये स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये वीडी सावरकर ने कहा है। ब्रिटिश इसको सिपोय म्यूटनी कहते हैं, ठीक है। और मजुमदार कहते हैं कि इट वॉज नाइदर फर्स्ट वॉर, नाइदर द फर्स्ट वॉर नॉर द फर्स्ट इंडिपेंडेंस। ओके, ये इस वॉर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की है, अलग अलग समय टिप्पणियां की है। तो आपको बस इस चीज़ में ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री क्या रही है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो अभी हम उस पर जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पीछे हिस्टोरिकल क्या कारण रहते हैं। हिस्टोरिकल कारण ये रहेगा कि सबसे पहले आप ये समझिए कि 1757 में प्लासी हुई। 1757 में ब्रिटिश ने डी फैक्टो रूल स्टैब्लिश किया बंगाल के ऊपर। जब ब्रिटिश ने अपना डी फैक्टो रूल बंगाल के ऊपर स्टैब्लिश किया तो बंगाल के अंदर आता था बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और अभी का झारखंड, सॉरी झारखंड, ये आता था बंगाल प्रोविंस के अंदर। और इसका कंट्रोल किसके पास चला गया? ब्रिटिश के पास। मींस वहाँ की कॉइनेज, वहाँ का ट्रेड, वहाँ पे इंटरनल रूल जो होते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारा जो कंट्रोल है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल है, क्या वो वहाँ रुक जाएंगे? नहीं। ब्रिटिश आर वेरी एम्बिशियस सॉर्ट ऑफ पीपल। वो एक्सपेंशनिस्ट है, वो इम्पीरियलिस्ट है। तो ऐसे लोग जो इम्पीरियलिस्ट है, एक्सपेंशनिस्ट हैं, वो वहां नहीं रुकेंगे। बात कैसे शुरू हुई? ये ट्राइबल लैंड में इनक्रोच करने लगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह जो रीजन है, वहां पे जो भी लोग थे वहां पे वो इनक्रोच करने लगे, वहां पे वो लैंड लेने लगे। अब ट्राइबल्स जो है उनके साथ हमारे भी जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे, क्योंकि उनका एक सेपरेट कल्चर होता है, उनकी एक सेपरेट लिविंग होती है। अब यहाँ से ट्राइबल रिवोल्ट शुरू हुए। सन्यासी रिवोल्ट है जो आनंद मठ में भी मेंशन्ड है, राइट। और ये इस तरह से ब्रिटिश का इंक्रोचमेंट जो है एकदम फॉरेन लैंड था, एक तरीके से वो इंडिया का पार्ट ही था, बट वो बहुत ही वर्जिन टेरिटरी था। उसमें ऐसे ब्रिटिश का ऐसे इंक्रोचमेंट बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था उनके लिए। और यहाँ से हिस्टोरिकली ट्राइबल रिवोल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। पहले चीज़ ये हो गई। हमें पता है कि वो ट्रेड कर ही रहे थे वहाँ पे। पेजेंट्स जो थे, जो हमारी अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, जो कि टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस थी, आर्टिजन्स थे,
वो सारी फैक्ट्रीज को, वो सारी इंडस्ट्रीज को इनफैक्ट इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, कंप्लीट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई वहाँ पे जो भी लोग थे जो काम करते थे। ठीक है, तो एक तो ये है कि लोगों में, ट्राइबल्स के बीच में अनरेस्ट है, नॉर्मल पब्लिक के बीच में अनहैप्पीनेस है, तो ये सारे एक फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, और एक और चीज कि 1757 से 1857 मतलब ये 100 इयर्स का एक्सप्लॉइटेशन था, 100 इयर्स का इंक्रोचमेंट था, और ये एक तरीके से रिएक्शन के तौर पे आया, और ये रिएक्शन लेट आया। 100 इयर्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये रिएक्शन लेट आया, बट ये रिएक्शन बहुत ही जस्टिफाइड था। इवन दो ये विक्ट्री में नहीं ट्रांसलेट हो पाया, ये इसका जो एंड रिजल्ट हुआ वो इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, और शायद होता तो आज इंडिया की दशा और दिशा बहुत अलग होती, क्योंकि छोटे छोटे प्रांत होते और शायद ही था कि एक यूनाइटेड कंट्री होती हमारी। लेकिन बहरहाल उसको अगर हम छोड़ भी दे, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन था, ये जो रिवोल्ट था, दैट वाज वेरी मच जस्टिफाइड। ओके, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, एक बहुत ही इनफेमस डॉक्ट्रिन आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि अगर आपके मतलब किसी भी रूलर के अपने बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग नहीं है, बायोलॉजिकल एयर नहीं है, और इन अ वे सन अगर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास बायोलॉजिकल एयर नहीं है, तो आपकी जो लैंड है, आपका जो रियासत है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। और ये जो है, ये सतारा, नागपुर, ठीक है, झांसी, ये इस रीजन को क्या कर रहा था, ये इस रीजन को इम्पैक्ट कर रहा था, ये डायरेक्टली वहां की जो सॉवरेंटी थी उसको अबॉलिश कर रहा था और उसको क्राउन के अंदर ला रहा था। दूसरा था सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस में क्या था कि आपको अपने कोर्ट में ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना है, आप किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी तरह का रिलेशन नहीं रख सकते। जैसे फ्रांस था, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा था टीपू सुल्तान के साथ, तो इन लोगों का यही था कि वी वांट टू मेक श्योर कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री से एड नहीं ले सकते हो, आप किसी भी फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर को अपनी कोर्ट में नहीं रख सकते हो, आपकी कोर्ट में ब्रिटिश सोल्जर्स रहेंगे जिसको सैलरी आपको देनी है, आपकी सॉवरेंटी हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब इस तरह का जो था, अब यहाँ पे नवाब ऑफ हैदराबाद जो थे वो पहले बन गए, तो इस तरह का जो रूल था जो सॉवरेंटी को डायरेक्टली हिट कर रहा था, इस तरह का रूल एक तो रीज़न बनता है। उसके बाद से जो छोटे रूलर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे। क्यों अपसेट थे? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं था, महंगाई उनके कंट्रोल में नहीं थी, आम जनता के बीच में डिस्ट्रस्ट था अपने ही ज़मींदार्स को लेके, अपने ही लोकल रूलर्स को लेके, लीडर्स को लेकर के। और 100 इयर्स में जो इन लोगों ने मिसमैनेजमेंट किया था वो तो था ही, प्लस जो आर्मी रिक्रूटमेंट होती है, आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें जो सिपाहीज थे उनके साथ ये था कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे, हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी हो, लेकिन जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे वो सूबेदार से ऊपर नहीं जाते थे। जो टॉप पोजीशंस थे वो किन के लिए मतलब फेवर्ड थे, वो फेवर्ड थे यूरोपियंस के लिए। ओके, तो इस तरह से उनकी सैलरी कम थी, उनका ओहदा नहीं था, उनको नीचे दिखाया जाता था, वो बेसिकली मीनियल जॉब्स के लिए रखे जाते थे, प्लस उनको कहा जाता था कि आप अपने भाई बंधु के अगेंस्ट गन उठाओ। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही थी जो सोल्जर्स थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल रीजन में आप क्या क्या देखोगे, सब्सिडियरी अलायंस देखोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखोगे, आप देखोगे कि जो सिपाहीज थे वो बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। सारे जो पोस्ट थे, क्रीमी लेयर जो पोस्ट थे, वो सारे के सारे यूरोपियंस के लिए थे। इंडियन हिंदू मुस्लिम जो भी हो उनके लिए क्या था, उनके लिए मीनियल जॉब्स था, उनके लिए सूबेदार से ऊपर कोई पोस्ट नहीं थी। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक 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 रीजन ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा टैक्सेशन था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी,
ठीक है। ये जो सिस्टम्स थे, ये जब इंट्रोड्यूस किए इन्होंने टैक्सेशन का, तो उसमें जो टैक्स था ये काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन करने के लिए बोलते थे। और मॉनसून फेवर्ड, हमारा जो इकॉनमी है वो मॉनसून डिपेंडेंट इकॉनमी है। तो अगर मॉनसून नहीं हुआ मीन्स हमारे यहाँ फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो हमारे यहाँ टैक्स नहीं कलेक्ट होगा, और टैक्स नहीं कलेक्ट होगा तो सनसेट क्लॉज लगा दिया इन लोगों ने, सनसेट क्लॉज, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसी चीज़ें बाद में क्या करती हैं, पेजेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। तो एक रिपल इफेक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था। जो टॉप पे थे ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्टर्स में, वो हमारे जो लोकल लीडर्स थे उनको डराते धमकाते थे, जो हमारे थे वो मारते थे पेजेंट्स को। तो इस तरीके से क्या होता है ना, वो रिपल के फॉर्म में आ रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा एक सीरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक विशियस साइकिल क्रिएट कर रहा था। तो वो एक रीज़न हो सकता है। सोशियो कल्चरल रीज़न क्या हो सकता है? सोशियो कल्चरल रीज़न ये था कि आपको इन्होंने सती प्रथा बंद करा दी थी। राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक, इन लोगों ने सती प्रथा बंद करा दी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, विमेन एजुकेशन, पर्दा सिस्टम, इन सब पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। तीसरा क्या था कि जो ब्रिटिश मिशनरीज थे वो जब इंडिया में आए तो उन लोगों ने विमेन एजुकेशन को एक्चुअली में कंसिडर किया, राइट। लेकिन उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उनके ऊपर हमेशा से एक डाउट था कि वो रिलीजन कन्वर्जन कर रहे हैं, वो रिलीजन कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। और ये जो सारी फैक्टर्स थी, ये यहाँ की गरीब अनपढ़ कौम को लगी, जैसे ये थोड़ा हार्श वर्ड है बट ये फैक्ट है, ये यहाँ के कौम को ये लगी कि हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ इंटरफेरेंस है, जो उन्हें कहीं से एक्सेप्टेड नहीं था। इसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो एक तरीके से ब्रिटिश के रूल को, ब्रिटिश के इन्वॉल्वमेंट को डिटेस्ट करने लगे, मतलब नहीं पसंद है, राइट। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज था कि एक इनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और उस इनफील्ड राइफल में पहले तो ये रूमर था कि उसमें जो कार्टेजेस होते हैं उसमें बीफ और पोक फैट, मतलब बीफ और पोक का यूज़ किया गया है, काऊ और पिग के फैट का। और ये दो जो प्रोमिनेंट रिलीजन्स हैं इंडिया में, ये दोनों में एंटी है। तो ये इमीडिएट कॉज बना, ठीक है। तो हमारे पास पॉलिटिकल कॉज क्या क्या हो गई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, प्रमोशन नहीं करना हमारे आर्मी में इंडियंस का, सूबेदार से ऊपर कोई पोस्ट नहीं करना। इकोनॉमिक में हो गया रैयतवाड़ी महलवाड़ी जो सिस्टम है, जिसमें बहुत ही हाई एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस है, टैक्स कलेक्शन बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है, सनसेट क्लॉज के साथ आता है। उसके बाद हमारे पास सोशल रिलीजियस रीजंस क्या बन गया कि हमारी विडो रीमैरिज हो गई, सती प्रथा हो गई, हमारी विमेन एजुकेशन हो गया, विमेन चाइल्ड मैरिज हो गया। इन सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो है ये यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। उसके बाद से इमीडिएट कॉज क्या हो गया कि कारतूस जो है उसमें बीफ और पोर्क का यूज़ है, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा भड़क गई, ठीक है। और क्या था? और एक और रीज़न है इमीडिएट, अगर आपसे कोई रीज़न पूछे तो आप ये कारतूस वाला एग्जाम्पल दोगे। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास अवध से रिलेटेड क्या था, तो जो भी हमारी ये, अगर ये अवध का प्रांत है, सॉरी, अगर ये अवध का प्रांत है, तो जो रिक्रूटमेंट था ना, अभी भी यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा आर्मी में रिक्रूटेड थी, ठीक है। और अवध का जो एनेक्सेशन था, अवध का एनेक्सेशन कैसे हुआ? मिस गवर्नेंस के नाम पे हुआ। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। वहाँ पे बेगम मतलब वहाँ के जो नवाब थे उनको बोला गया कि आप मिस गवर्नेंस कर रहे हो तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी सॉवरेनिटी सौंप दो। अब यहाँ पे था कि एक आपका अपनी लैंड से एक अटैचमेंट तो होता ही है। तो ये सारे रीजंस थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टाइमलाइन समझेंगे। ये 100 इयर्स का फ्रस्ट्रेशन था। इससे पहले ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, इससे पहले बहुत सारी ऐसी इंक्रोचमेंट हुई थी ट्राइबल लैंड में, और बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी वो लोगों को खटक तो रही थी। तो ये भी एक कारण था। अब मार्च में बैरकपुर कैंटोनमेंट में
मंगल पांडे, मंगल पांडे वहां के एक सिपाही थे। उन्होंने रिवोल्ट किया और उस रिवोल्ट की वजह से उन्हें फांसी भी दे दी गई। ये मार्च में हुआ है। मई 10th में मेरठ, विच इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, मेरठ में फुल फ्लेजेड जो विद्रोह है वो शुरू हो गया। ठीक है, और ये मेरठ से चल के ये दिल्ली पहुंची। ठीक है, दिल्ली में हमारे पास लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफर। तो इन्होंने जो यहाँ पे जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग थे जो इंडिपेंडेंस को लीड कर रहे थे, जो मेरठ से चल के आए थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या किया, इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, पूरे इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वो केपेबल नहीं थे किस चीज को, ब्रिटिश आर्मी पे टेक ऑन करने को, ब्रिटिश आर्मी से लड़ने को वो केपेबल नहीं थे। तो लास्ट में उनके सारे बेटों को गोली मार दी गई और इन्हें रंगून भेज दिया गया इनकी बेगम के साथ, जहाँ पे वो एनोनिमसली जीने लगे, मर गए फिर। ठीक है, उनको बहुत ही जिल्लत भरी मौत दी गई। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि ये यहाँ से चल रहा है, ये सीक्वेंस है। ओके, मार्च में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन मई में ये फाइनल रिवोल्ट का रूप लेता है। अब दिल्ली में तो हमें पता है कौन थे हमारे पास सबसे जो फेमस, यहाँ पे हमारे पास सबसे फेमस जो इंडिविजुअल है यहाँ पे, वो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई एक विडो क्वीन थी, उनकी अपनी एयर नहीं थी, भगवान ने उन्हें एक बच्चा दिया था बट वो बच्चा रह नहीं पाया। लोग का है कि किसी ने, क्योंकि रॉयल फैमिली है, रॉयल ब्लड है, तो कॉन्स्पिरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत लोग का कहना है कि बच्चे को मार दिया गया था, राजा को भी धीरे धीरे वीक करके मार दिया गया था। बट इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, जिसे उन्होंने पीठ पे बांधा और मैदान में चली गई और युद्ध करके आई। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँ, मेरे डेड बॉडी को किसी को हाथ मत लगाने देना। तो ये इनकी जो स्टोरी है ये किसी लेजेंड से कम नहीं है। तो ये थी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ओके, लक्ष्मीबाई। ठीक है, ओके। और जगदीशपुर बिहार से थे एक बहुत ही बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग, कुंवर सिंह। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। ठीक है, ये 4 बहुत ही टॉप के लोग हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये लोग इन्वॉल्व थे उसमें। एक बुक भी आई थी रिसेंटली जिसके बारे में करंट अफेयर्स भी था कि अ बेगम एंड अ रानी, राइट। तो वो बुक है, वो इन्हीं दोनों विमेन के बारे में है। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कोई कम नहीं है। अच्छा, बेगम हजरत महल के साथ उनकी बेटी भी थी, उनका बेटा भी था, राइट। तो हमारे पास जो, अगर हम इसे समराइज करें, अगर हम इसे देखना चाहें, तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो 1757 जो प्लासी हुआ उसके 100 ईयर्स के बाद हुआ, उस एक्सप्लॉयटेशन के लेवल को देखने के बाद हुआ। ठीक है, ट्राइबल लैंड में इंक्रोचमेंट हुआ था, उसके बाद हुआ। तो ये सारे जो फैक्ट्स थे ये साथ में एक्यूमुलेट हो गए। लेकिन अगर आपको एक इमीडिएट रीज़न बताना हो कि किस एक रीज़न की वजह से ये जो था, ये आग थी, बस एक लास्ट चिंगारी की जरूरत थी, वो चिंगारी बन के निकला आपका कारतूस। ठीक है, वो चिंगारी बन के निकला आपका, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली इंसान की रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रही थी। तो रिलीजियस सेंटिमेंट सिर्फ अभी की नहीं, बहुत पहले की भी बहुत ही मतलब फ्रेजाइल टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।